प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल उत्सव में लिया हिस्सा। पीएम ने की पारंपरिक पूजा अर्चना, पर्व को बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक। कहा, श्री अन्न को बढ़ावा देने के प्रयास से करोड़ों किसानों का हो रहा है भला। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर के तीर्थ स्थानों और मंदिर परिसरों में स्वच्छता का महाअभियान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और गणमान्य हस्तियों ने किया श्रमदान। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक चलेगी विशेष स्वच्छता मुहिम। शिवसेना में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी में कराया शामिल। देवरा ने आज ही दिया था कांग्रेस से त्यागपत्र। राहुल की यात्रा के बीच कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। देश मना रहा है सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। बहादुर सपूतों के योगदान को किया जा रहा है नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, बहादुर सैनिकों के योगदान का ऋणी है पूरा देश। मलेशिया ओपन के पुरुष युगल फाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हार का सामना। खिताबी मुकाबले में चीन की जोड़ी ने दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोंगल का त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एकता की यही भावना 2047 के विकसित भारत को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान हैं। पोंगल दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति की तरह यह पर्व भी सूर्य के उत्तरायण का त्योहार है। इस पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह पर्व ईश्वर को धन्यवाद देने के अवसर के रूप में भी मनाया जाता है। पीएम ने कहा कि पोंगल के दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है। सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है। जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है। हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है। जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। पीएम ने सुपर फूड को लेकर देश दुनिया में नई जागृति आने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज के समय में नौजवान मिलेट्स को लेकर नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स, श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से
हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। इस दौरान पोंगल त्योहार को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। Our Ram Mandir in Ayodhya is going to open doors after many years to a sacred space filled with divine blessings and spiritual harmony from 22nd January 2024. This wouldn't have been possible without our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. On this occasion, I would like to express my sincere appreciation and a heartfelt thank you to our Honorable Prime Minister on behalf of everyone. गौरतलब है कि पोंगल फसल कटाई और संपन्नता के प्रतीक का उत्सव होता है। पोंगल के दिनों में घर के बाहर रंगोली मनाई जाती है। साथ ही यह पर्व ईश्वर को धन्यवाद देने के अवसर के रूप में भी मनाया जाता है। पोंगल के पर्व में साफ सफाई, रंगोली, सजावट ईश्वर से प्रार्थना के रूप में देखा जाता है। इस पर्व को लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उत्साह से मनाते हैं और खास बनाए गए पोंगल के प्रसाद का आनंद लेते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ रजनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने उन्हें भगवा झंडा भी भेंट किया। मिलिंद देवरा ने आज ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है। हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है। आज महाराष्ट्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मैंने मराठी में कहा कि जमिनीवरचे नेते आहे, इतने एक्सेसिबल मैंने इतने सालों में वर्षा को, बंगले को इतने एक्सेसिबल कभी नहीं देखा है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र की जनता के लिए। उनके नेतृत्व में हमें मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाना होगा। और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है। आज मुंबई और भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर है। और मिलिंद देवरा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राम मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया गया है, उसका प्रकोप पार्टी पर शुरू हो गया है। जमीनी हकीकत बताने की कोशिश करने पर लोगों को कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवरा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है। और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर मोहम्मद हसन महमूद को बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहम्मद हसन महमूद को बांग्लादेश के विदेश मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई। भारत और बांग्लादेश मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर हूं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के कानपुर में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह में शामिल हुए। पूर्व सैनिक दिवस पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि एक सैनिक परिवार जाति और पंथ जैसी सोच से कहीं ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है। इसलिए इस राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, इस राष्ट्र की जीवंतता को बनाए रखने के लिए उसे वह नैतिक बल मिलता है जिस कारण वह मौत का भी सामना करने को सदैव तैयार रहता है। उस सैनिक का सबसे बड़ा धर्म यह हो जाता है कि मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, क्योंकि देश की निरंतरता में वह भी जीवित रहेगा और उसका नाम भी जीवित रहेगा। और दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह को तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने संबोधित किया। इस दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहां मौजूद स्टॉलों पर पूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। और मुंबई में 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर वायुसेना स्टेशन में पूर्व सैनिकों की रैली के साथ युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर तीनों सेनाओं द्वारा देश भर में 10 स्थानों श्रीनगर, पठानकोट, दिल्ली, कानपुर, अलवर, जोधपुर, गुवाहाटी, मुंबई, सिकंदराबाद और कोची में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई ये खबरें। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। देश और दुनिया के लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बेहद खास है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने आज से सालों पहले देखा था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि आज से ठीक 32 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता का संदेश फैलाने के लिए एकता यात्रा पर थे। जय श्री राम के नारों के बीच नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनने पर ही वो यहां वापस आएंगे। अनगिनत हिंदुओं की सदियों की दृढ़ता के बाद भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने बिहार के मिथिला से भार लेकर आए साधु संतों का स्वागत किया। गौरतलब है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशवासियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। और वहीं लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सौंपा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह ने अहमदाबाद स्थित श्री जगन्नाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह उत्तरायण पतंग महोत्सव में भी शामिल हुए। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष ने स्वच्छता अभियान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी तीर्थ स्थलों पर सफाई अभियान में शामिल होंगे और भजन कीर्तन करेंगे। 22 जनवरी को हर व्यक्ति अपने घरों में दीप जलाएगा और राम की आराधना में हम अपने आप को समावेश करेंगे। पार्टी ने तय किया है 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे।
और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के बालेश्वर में झाड़ेश्वर मंदिर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने मंदिर परिसर में सफाई की। के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, मंदिर है, उन सबको साफ सुथरा करके पूरा एक सफाई का स्वच्छता का अभियान चालू करें। वो आज झाड़ेश्वर मंदिर में महाप्रभु के दर्शन के बाद में चालू किया गया। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के राम मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। मुख्यमंत्री ने मंदिर पहुंचकर सबसे पहले प्रभु श्री राम के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाथों में झाड़ू लेकर मंदिर परिसर में सफाई की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल ने विदिशा के खाटू श्याम मंदिर परिसर में साफ सफाई की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में आज से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में काशी स्थित श्री विश्वनाथ धाम और धाम को जोड़ने वाली गोदवरिया से मैदागिन की सड़क और आदि विश्वेश्वर मंदिर पर ट्रस्ट के सदस्यगण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की। भगवान राम भारत के कण-कण में बसते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरा देश उत्साहित है। हर धर्म के लोग भगवान राम का स्वागत अपने अंदाज में कर रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम समाज ने आज दिल्ली के सदर बाजार पर दरगाह के बाहर सफाई कर और दिए बांटकर 22 जनवरी की तैयारियों की शुरुआत कर दी। राम जी का स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। उसके लिए देश भर में तैयारियां चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर धर्म के लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम दरगाह के बाहर खड़े हैं और मुस्लिम समाज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई के साथ साथ दिए बांटने का आह्वान किया था, हर घर दिए जलाने का आह्वान किया था, कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है। हमारे साथ आतिफ रशीद जी हैं। आतिफ जी, आप क्या तैयारियां कर रहे हैं और किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दो आह्वान करे थे श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठान अभियान से पहले कि 14 तारीख से हर तीर्थ स्थान पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाह, यहाँ पर स्वच्छता अभियान चले ताकि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का संकल्प साकार हो सके। और एक दूसरा ये निवेदन करा था कि 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने घर पे कम से कम 5 दिए ज़रूर जलाए। आज उसी संकल्प को साकार करते हुए हम सब लोग राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के बैनर तले इस देश के असल में भारतीय मूल के वास्तविक पसमानदा मुसलमान आज हम लोग यहाँ मैदान में हैं। आज हम दरगाह ख्वाजा बाकी बिल्ला से यहाँ से सफाई अभियान शुरू करेंगे और उसके बाद ये घर घर जाकर इस प्रकार के दिए हम पूरे घर घर में बांटेंगे। जाकर पूरे विश्व में उनके अंदर आस्था है, उनकी एकता में, उनमें अटूट श्रद्धा रखते हैं लोग। उस श्रद्धा के सम्मान में इस देश का पसमानदा मुसलमान आज मैदान में है। तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? हम सब लोग देखिए, ये कितने खूबसूरत से दिए हमने तैयार करे हैं। ये देखिए, ये दिए हमने मंगवाए हैं, तैयार करवाए हैं, ये घर घर पहुंचाएंगे। और अभी यहाँ से ख्वाजा बाकी बिल्ला दरगाह से हम सफाई अभियान शुरू करेंगे। सफाई अभियान शुरू करने के बाद हम ये घर घर दिए बांटेंगे। उसके बाद दिवाली का माहौल इस देश में आज से ही शुरू हो जाए। कि हाथों में दिए हैं, तैयारियां हैं और जो पोस्टर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सम्मान में ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत के कण कण में राम हैं और जब राम 22 तारीख को आ रहे हैं तो उसकी तैयारियां भी भारत के हर जगह, हर धर्म, हर संप्रदाय में बहुत जोर शोर से हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नेपाल और भारत ने सीमा पार कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय पहल को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अनधिकृत व्यापार से निपटने के लिए व्यापार
पारगमन और सहयोग पर भारत नेपाल अंतर सरकारी उप समिति ने 12 से 13 जनवरी को काठमांडू में अपना नवीनतम सत्र बुलाया। दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए पारस्परिक बाजार पहुंच पर भी चर्चा की। भारतीय पक्ष ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पेरिस कन्वेंशन के प्रावधानों द्वारा आईपीआर व्यवस्था की जरूरत पर भी जोर दिया। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपुल बंसल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और काठमांडू में भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। नेपाली पक्ष का नेतृत्व नेपाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव रामचंद्र तिवारी ने किया। उनके साथ विभिन्न नेपाली मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख प्रतिनिधि भी थे। इस बैठक का एक मुख्य आकर्षण द्विपक्षीय पहल पर ध्यान केंद्रित करना था। इसका उद्देश्य नए एकीकृत चेक पोस्ट और रेलवे लिंक के निर्माण सहित भारत और नेपाल के बीच निर्बाध सीमा पार कनेक्टिविटी को और मजबूत करना था। दोनों पक्षों ने समृद्ध द्विपक्षीय व्यापार के साझा दृष्टिकोण को दर्शाते हुए इन पहलों को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। एजेंडे में पारगमन संधि और व्यापार संधि की समीक्षा, मौजूदा समझौतों में प्रस्तावित संशोधन, निवेश बढ़ाने की रणनीति, मानकों का सामंजस्य और व्यापार बुनियादी ढांचे के समकालिक विकास पर भी चर्चा शामिल थी। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकरण करा चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने 12 दिसंबर से इस वर्ष 12 जनवरी तक 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों और अभिभावकों से भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए माईगोव पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। मंत्रालय ने बताया कि माईगोव पोर्टल पर मिले प्रश्नों के आधार पर 2050 प्रतिभागी चुने जाएंगे। इन प्रतिभागियों को एक विशेष किट प्रदान की जाएगी। इस किट में प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के साथ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस वर्ष प्रधानमंत्री के साथ 4000 से अधिक विद्यार्थी चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा के तनाव से मुक्त होने और विद्यालय के बाद के जीवन पर देश विदेश के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने के प्रयोजन से आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में पीएससी घोटाला एक बड़ा मुद्दा बना था, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक छात्रों ने साल 2021 में छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी, जिनका सपना इस परीक्षा को पास करके अधिकारी बनने का था। लेकिन आरोप है कि पैसों के बल पर अधिकारियों और नेताओं ने अपने ही बच्चों और रिश्तेदारों को परीक्षा पास करवाकर बड़ा पद दिलवा दिया। विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही बीजेपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का काम राज्य में विभिन्न विभागों में भर्तियां कराने का होता है। इन्हीं में से एक भर्ती राज्य सरकार के प्रशासनिक पदों के लिए आयोजित कराई जाती है। सीजीपीएससी की इस भर्ती में घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बवाल मच गया। पूर्व सरकार के नेताओं और अधिकारियों पर परीक्षा में पैसों के बल पर अपने ही बच्चों और रिश्तेदारों को भर्ती कराने के आरोप लगाए गए। 18 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन पर सवाल खड़े हुए हैं। 2021 की मेंस परीक्षा पीएससी के जब रिजल्ट आए, जब हमने लिस्ट देखी तो देखे कि उसमें 18 से 20 नाम ऐसे थे जो कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदार और राज्य में पदस्थ उच्च अधिकारियों के बच्चे थे, भाई बहन थे, पति पत्नी थे। चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के लड़के का नाम इसमें था। राज्यपाल के सचिव के पुत्र और पुत्री दोनों का नाम था। कांग्रेस के ओएसडीओ के रिश्तेदार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ ओएसडी के रिश्तेदारों के बच्चे थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे टामन सोनवानी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अधिकारियों के बेटे बेटियों और करीबी रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों पर नियुक्ति देने के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। युवाओं के साथ जो माफिया राज का दंश युवाओं को झेलना पड़ा था, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी और मोदी की गारंटी के तहत मोदी जी के माध्यम से हमने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक मंच से मोदी जी ने कहा था कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी
तो इसके लिए सीबीआई जांच के दिशा में बढ़ने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और आने वाले समय में पारदर्शी तरीके से ईमानदारी के साथ परीक्षा हो, उसके लिए रिफॉर्म एजेंडा पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का नौजवान अपने आप को हताश, निराश, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। अगर हमारी तरुणाई, अगर हमारा युवा निराश हो जाएगा तो ये प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत घातक होगा। उनकी निराशा को दूर करने के लिए, उनमें विश्वास पैदा करने के लिए पीएससी को हम यूपीएससी की तर्ज पर उसका एग्जाम लें, लोगों में विश्वास पैदा करें और साथ में जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनको सजा दें, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसा नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ के हजारों छात्रों ने सालों मेहनत कर सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सिर्फ युवाओं के सपने ही नहीं टूटे बल्कि उनका मनोबल भी टूट गया था। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा होने के बाद जिन अभ्यर्थियों ने पीएससी 2021 और 2022 के एग्जाम दिए हैं, उन्हें उम्मीद है कि देर से ही सही लेकिन वर्तमान सरकार की सजगता से उन्हें न्याय मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।